हेलो प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। अभिनव साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कूलाम बल के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, थोड़ा सा इसको रिवाइज करवाता हूँ। क्या था अध्यारोपण का सिद्धांत? तो बच्चों इसका आंसर है, यदि आपके पास एक ग्रुप ऑफ चार्जेज है ना, यानी आपके पास एक आवेशों का समूह है ना, और उस समूह में दो या दो से अधिक चार्ज है। ठीक है, और हमें उस ग्रुप ऑफ चार्जेज के कारण है ना किसी एक अन्य वाले चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है। ठीक है, तो नेट फोर्स निकालने का मेथड क्या था? तो आंसर है, ग्रुप ऑफ चार्जेज में जितने भी चार्ज है ना सबके कारण है ना उस अन्य वाले चार्ज पर है ना अलग अलग जो फोर्स लगाए जाएंगे, आप उनके मान निकाल लो। ठीक है, अब नेट फोर्स किसके बराबर होगा? तो आंसर है, जितने भी बल उस अन्य वाले चार्ज पे लग रहे हैं उन सब का आप सदिश योग कर दो, ये आपके पास क्या आ जाएगा? नेट फोर्स। ठीक है, हम लोगों ने अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित एक न्यूमेरिकल भी किया था। ठीक है, आज फिर हम कूलाम बल के अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे बच्चों कूलाम बल के लिए अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित कुछ सवाल। तो आज हम लोग देखते हैं बच्चों दूसरा क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? तो बच्चों देखिए, क्वेश्चन ये दिया गया आपको कि आपके पास ए भुजा वाला एक वर्ग है। ठीक है, इसकी साइड कितनी है बच्चों? ए है ना। इसके जो शीर्ष हैं यानी कोने, ए, ये वाला है बी, ये वाला है सी और ये वाला है डी। ठीक है, इन पे एक समान परिमाण के चार्ज रखे हैं। इस पर भी क्यू, और जो बी है उस पर भी रखा हुआ है क्यू है ना। जो आपका बच्चों सी है उस पर भी क्या रखा हुआ है? क्यू। और जो आपका डी है उस पर भी क्या रखा हुआ है? क्यू है ना। आपसे ये पूछा गया है कि सी पर जो चार्ज रखा हुआ है उस पर नेट फोर्स कितना है? सी पर जो चार्ज रखा हुआ है उस पर नेट फोर्स कितना है? ठीक है, तो बच्चों ये सवाल अध्यारोपण के सिद्धांत से होगा। ठीक है, तो बच्चों सी पर जो क्यू चार्ज रखा हुआ है ना, ये वाला चार्ज रखा हुआ है ना, इसके अलावा इस निकाय में तीन चार्ज और हैं। एक तो ए वाला, दूसरा बी वाला और तीसरा डी वाला है ना। तो ये ग्रुप ऑफ चार्ज का केस है ना। अब मैं आपसे पूछूं कि इस ग्रुप ऑफ चार्ज में कितने चार्ज हैं, तो आपका आंसर होगा 3 है ना। एक तो ये वाला क्यू है ना, एक ये वाला क्यू है ना, और एक ये वाला क्यू। 3 चार्ज होंगे है ना। अन्य वाला चार्ज ये, आपको इस पे नेट फोर्स चाहिए। तो इस पर संख्या में कितने बल लगेंगे? तो आंसर है बच्चों 3 बल लगेंगे है ना। एक तो ये बी इस पर बल लगाएगा, एक ए भी इस पर बल लगाएगा और एक डी भी इस पर बल लगाएगा। तो सी पर जो चार्ज क्यू बैठा है ना, उस पर संख्या में 3 बल लगने हैं। और अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि आप उन तीनों बलों को निकाल लो है ना, फिर उनका सदिश योग कर दो है ना। वो आपका क्या होगा? तो आंसर है वो होगा सी पर नेट फोर्स। ठीक है, तो बच्चों हम लोग अब सी पर बारी बारी ए के द्वारा, बी के द्वारा है ना, और डी के द्वारा लगाए गए बल के मान लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए, बच्चों, इसका सॉल्यूशन देखिए है ना। मैं ऐसा लिख रहा हूं बच्चों, बी के द्वारा सी पर लगाया गया कूलाम बल, बी के द्वारा सी पर लगाया गया कूलाम बल, इसको मैं लिख देता हूं बच्चों F1 से है ना। क्या होगा? K गुणा है ना, दोनों आवेशों का गुणनफल
बी पर जो चार्ज है वो क्यू बैठा है, सी पर भी चार्ज क्यू बैठा है, तो Q1 गुणा Q2 यानी Q गुणा Q, ये क्या आएगा Q स्क्वायर, है ना, बट्टे में क्या आएगा बीच की दूरी का स्क्वायर, है ना, और बीच का दूरी जो है वो वर्ग का साइड जो है A उसके बराबर है और उसका आपको क्या कर देना है स्क्वायर। इसको आपने बोल दिया बच्चों 1 नंबर। ठीक है, अब C पर यह बल जो है वो किस दिशा में लगेगा, तो आंसर है ये लगेगा BC की दिशा में। सहजातीय हैं, है ना, रिपल्सन का फोर्स लगेगा और रिपल्सन का फोर्स लगेगा तो कहाँ लगेगा बच्चों, B से C की ओर। कहाँ लगेगा ये, B से C की ओर। ये C थोड़ा मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, ये वाला चार्ज मैं यहाँ लिख देता हूँ, C थोड़ा मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, B से C की ओर। तो इस वाले फोर्स को मैं ऐसे दिखा देता हूँ, देखो ऐसे दिखा देता हूँ। ये वो वाला फोर्स है जो C पर कौन लगा रहा है, B लगा रहा है, और इसको बच्चों मैं क्या बोल देता हूँ F1। इसको मैं क्या बोल देता हूँ F1। चलो अब और लिखें, है ना, D के द्वारा C पर लगाया गया बल लिख लेते हैं। तो यहाँ लिख रहा हूँ D के द्वारा, है ना, C पर, है ना, लगाया गया, है ना, कूलाम बल। ठीक है, तो भैया इसको F2 बोल दे। चलो इसको F2 बोल दिया, है ना, कि D पर चार्ज कितना है Q, C पर भी कितना है Q, दोनों का जो गुणनफल है वो क्या आएगा Q स्क्वायर, बीच की दूरी का वर्ग, है ना। तो C और D इन दोनों चार्ज के बीच का दूरी जो आपका स्क्वायर है उसका साइड जो है यानी जो A है उसके बराबर होगा, तो A का आपको क्या कर देना है वर्ग। इसको मैं बोल देता हूँ बच्चों 2 नंबर, है ना। और ये वाला बल लगेगा D से C की ओर, यानी DC की दिशा में। किस दिशा में, DC की दिशा में। सहजातीय आवेश है, प्रतिकर्षण होगा तो कहाँ लगेगा, D से C की ओर। कहाँ लगेगा, D से C की ओर। तो ये वाला बल देखो ऐसे दिखा देते हैं, ये वाला बल देखो ऐसे दिखा देते हैं। इसको बताओ मैं क्या बोल देता हूँ F2। क्या बोल देता हूँ F2। ठीक है, अब A और रह गया, है ना, ये C पर कितना लगाएगा ये और निकाल लेते हैं। तो आप लोग लिखेंगे बच्चों A के द्वारा, है ना, C पर लगाया गया कूलाम बल, लगाया गया कूलाम बल। ठीक है, क्या लिखोगे बताओ, इसको F3 बोल दो, है ना, K, है ना, D पे जो चार्ज बैठा है किसके द्वारा, A के द्वारा C पर, A पर जो चार्ज बैठा है वो कितना है Q, C पर है वो भी कितना है Q, तो दोनों का गुणनफल आता है बच्चों, तो Q गुणा Q क्या बनेगा Q स्क्वायर, है ना, और दोनों के बीच के दूरी का वर्ग। और दोनों के बीच का दूरी देखो बच्चों ये वाला है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो देखो बच्चों ये वाला है, ये दोनों के बीच का दूरी है, ये दोनों के बीच का दूरी है, ये बच्चों दोनों के बीच का दूरी है, बीच का डिस्टेंस, ये वाला बीच का दूरी है ना। और आपको पता है बच्चों ये A है ना, तो ये आपका A है और ये A है तो आपका ये भी A होगा, है ना। तो ये आपका समकोण क्या हो गया, त्रिभुज हो गया, और ये उसका कर्ण है, और इसका जब आप मान निकालोगे तो ये कितना आएगा, √2a। कितना आएगा, √2a। तो चार्ज A और चार्ज C के बीच का दूरी कितना आ गया, √2a, है ना। और दोनों चार्ज के बीच की दूरी का आप स्क्वायर करते हो, है ना, तो ये आपका √2 गुणा a है, और आपको इसका क्या कर देना है बच्चों, वर्ग, है ना। और इसका वर्ग करोगे तो आपको मिलेगा बच्चों F3, कितना बोलो, k गुणा q स्क्वायर, है ना। √2 का वर्ग कितना आ जाएगा, 2, और ये बोलो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर, और इसको मैं बोल देता हूँ बच्चों 3 नंबर।
और ये वाला बल कहाँ लगेगा, तो आंसर है ए से सी की ओर, यानी ए सी की दिशा में। कहाँ लगेगा बच्चों, ए सी की दिशा में, है ना। ए और सी ये भी दोनों समान प्रकृति के आवेश है, प्रतिकर्षण होना है, तो ए जो है वो सी को, है ना, क्या करेगा बच्चों, प्रतिकर्षित करेगा। और प्रतिकर्षित करेगा तो जो F3 है उसका जो डायरेक्शन है वो ए से कहाँ होगा, सी की ओर, और ए से सी की ओर होने का मतलब है देखो ये वाला डायरेक्शन होगा, ये वाला डायरेक्शन होगा, ये वाला डायरेक्शन होगा, ठीक है, ये वाला डायरेक्शन होगा बच्चों। देखो ये वाला डायरेक्शन बनेगा, ये वाला डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन, और ये वाला जो फोर्स है इसको बोलो, मैं क्या बोल रहा हूँ, F3। अब यहाँ एक चीज़ देखो आप बच्चों, स्क्वायर है ना, तो ए पर जो ये एंगल है वो 90, बी पर ये जो एंगल है वो 90, सी डी पर ये एंगल आपका 90, सी पर ये वाला एंगल क्या है 90, और ये वीकेंड है, दो बराबर भागों में बांटेगा, तो ये वाला जो एंगल है वो आपका कितना होगा, 45 डिग्री, है ना, और ये वाला जो एंगल है वो भी कितना होगा, 45 डिग्री, टोटल आपका 90 डिग्री होता है। चलो अब आपके पास क्या आ गया डायग्राम में, सी पर बोलो कितने फोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो F1 ये कौन लगा रहा है, बी पर बैठा चार्ज, एक F2 ये कौन लगा रहा है, डी पर बैठा चार्ज, है ना, और एक F3 है ना, ये लगा रहा है ए पर बैठा चार्ज। तो आपको ये मिला कि सी पर जो बी तथा ए तथा डी का आवेशों का एक ग्रुप था, है ना, इसने कितने फोर्स लगा दिए, 3, एक तो F1 और एक F2 और एक F3। अब आपको इस सी पर नेट फोर्स चाहिए, तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि नेट फोर्स जो है वो सी पर जितने भी बल लग रहे हैं उन सबके सदिश योग के बराबर होगा। तो हम लोग इसका वेक्टर सम करेंगे, ये चीज़ आपको आनी चाहिए बच्चों। ये चीज़ें मैं अब अलग अलग लिख लेता हूँ, है ना। F1 ये रहा, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, देखो F1 मैं यहाँ लिख लेता हूँ। F1 क्या है, तो F1 आपका है K गुणा Q स्क्वायर और बट्टे में क्या है, A स्क्वायर, इसको मैं बोल देता हूँ 1 नंबर, ठीक है। अब देखो F2 क्या है, F2 क्या है, तो ये है K गुणा Q स्क्वायर और बट्टे में A स्क्वायर, ठीक है। और F3 क्या है, तो बच्चों आपका F3 है K गुणा Q स्क्वायर और बट्टे में क्या है, 2 गुणा A स्क्वायर, है ना। सी पर जो ये 3 बल लग रहे हैं इनको मैंने यहाँ लिख लिया, अब ये हटा देता हूँ, ठीक है। अब मेरे को इन तीनों बलों को जोड़ना है, तीनों बलों को जोड़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जोड़ लेते हैं बच्चों F1 और F2 को, है ना। F1 और F2 को आप देखो बच्चों, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब आप जानते होंगे यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं यानी उनके बीच का जो एंगल है वो यदि बच्चों कितना होता है, 90 डिग्री, है ना, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है, उनका जो रिजल्टेंट होता है ना, उनका जो रिजल्टेंट होता है वो होता है √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। ये फार्मूला आपका होता है √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। थीटा 90 हो गया, कोस 90 का 0 बनेगा, तो r बराबर क्या बनेगा बच्चों, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये वेक्टर अलजेब्रा, ये तो आनी चाहिए। तो बच्चों F1 और F2 परपेंडिकुलर है ना, तो इन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो मैं ऐसा लिख रहा हूँ F1 तथा F2 का परिणामी, है ना, क्या होगा देखो, क्या होगा देखो, ये वाला है, इसको मैं बोल देता हूँ बच्चों F डैश, क्या बोल देता हूँ, F डैश, है ना। और ये F डैश होगा √, बोलो क्या बच्चों, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, ये आएगा, है ना। F1 और F2 का रिजल्टेंट क्या आएगा, बोलो F डैश, है ना। और थीटा 90 होने के कारण ये क्या आएगा, √, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ओके, आप लोग मान रख दो बच्चों, आप लोग मान रख दो, आप लोग बच्चों मान रख दो, तो ये आएगा F डैश इज इक्वल टू √, ठीक है। F1 का वैल्यू देखो बच्चों ये रहा, है ना, तो आप क्या लिखोगे, K
क्यू स्क्वायर और बट्टा में क्या लिखोगे ए स्क्वायर और इसका क्या है वर्ग प्लस, है ना, F2 का मान के क्यू स्क्वायर और बट्टा में क्या है ए स्क्वायर और इसका क्या करना है बच्चों स्क्वायर। ठीक है, तो F डैश इज इक्वल टू, है ना, पहला और दूसरा पद एक जैसा है तो डबल ऑफ दिस आ जाएगा, है ना। अब इसका यदि वर्गमूल लेंगे तो ये स्क्वायर तो हट जाना है, ये चीज़ आएगी और गुणा में बोलो क्या आ जाएगा √2। तो फाइनली F डैश क्या आएगा √2, है ना, और गुणा में क्या आएगा बच्चों के क्यू स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर और इसको मैं बोल देता हूँ आपका 4 नंबर। अब इस F डैश की दिशा क्या होगी, है ना, F1 और F2 का जो रिजल्टेंट आया कौन बोलो F डैश, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो बच्चों इसका आंसर है, इसका डायरेक्शन होगा A से C की ओर, यानी AC की दिशा में। कहाँ होगा बोलो AC की दिशा में, A से C की ओर होगा और A से C की ओर होगा तो इसको मैं ऐसे दिखाऊंगा, देखो इसको बच्चों मैं ऐसे दिखा दूंगा, देखो इसको ऐसे दिखा दूंगा। अब ये वाला जो एरो मैं बना रहा हूँ, छोटे वाला एरो जो F3 की दिशा में है या A से C की ओर है, ये बच्चों आपका क्या है F डैश, ये क्या है F डैश। और ये जो F डैश है ना बच्चों, ये F1 और F2 का सदिश योग है। किसका सदिश योग है बच्चों, F1 और F2 का सदिश योग है, यानी इन दोनों वेक्टर को अब ये F डैश है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो C जो है उस पर एक तो रह गया F3 और एक रह गया F डैश, है ना, तो अब C पर जो नेट फोर्स है इन दोनों के सदिश योग के बराबर होगा। चलो कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि F डैश जो है वो F3 की दिशा में क्यों आया, तो बच्चों आप लोग देखिए हमारे पास वेक्टर अलजेब्रा में वेक्टर A और वेक्टर B के बीच यदि एंगल थीटा हुआ करता था, है ना, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर हुआ करता था उसका डायरेक्शन निकालने का एक फॉर्मूला था। क्या था बच्चों, tan अल्फा बराबर क्या था बताओ, B साइन थीटा, है ना, और बट्टे में क्या आता था A प्लस B कोस थीटा, है ना। अब देखो बच्चों यहाँ से यदि tan अल्फा का मान निकाला जाए, tan अल्फा का मान निकाला जाए, B का मतलब और A का मतलब, A का मतलब ये F1 है और B का मतलब ये F2 है, तो B का मतलब मैं लगा देता हूँ बच्चों F2, है ना, और साइन थीटा बच्चों F1 और F2 ये दोनों जो वेक्टर हैं वो परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर है तो इनके लिए थीटा कितना बनेगा 90 डिग्री। F1 और F2 परपेंडिकुलर है बच्चों, परपेंडिकुलर है तो बोलो इनके लिए थीटा कितना बनेगा 90 डिग्री, है ना, डिवाइडेड बाय A यानी बोलो क्या है F1, है ना, B यानी क्या है F2 और कोस और बोलो ये कितना बन गया बच्चों 90 डिग्री। चलो यहाँ देख लो आप, तो यहाँ से देखो tan अल्फा आपको क्या मिलेगा, tan अल्फा मिलेगा बच्चों, साइन 90 का मान होता है बच्चों 1, है ना, और ये आपका क्या है F2, ठीक है। कोस 90 का मान होता है बच्चों 0, 0 गुणा F2 ये तो क्या बन जाना है 0 प्लस ये चीज़ बोलो क्या है बच्चों F1, यानी फाइनली आपको जो tan अल्फा मिलना है वो मिलेगा F2 बट्टा F1, ठीक है। अब 1 और 2 को देखो, है ना, ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है। F1 कितना है के क्यू स्क्वायर और बट्टे में ए स्क्वायर, F2 भी कितना है के क्यू स्क्वायर और बट्टे में क्या है ए स्क्वायर। मैग्नीट्यूड में सेम है, मैग्नीट्यूड में सेम है तो बच्चों ये कट जाएंगे और आपको ये कितना मिलेगा 1, तो tan अल्फा देखो बच्चों ये आपको कितना मिलेगा, ये आपको कितना मिलेगा 1, tan अल्फा 1 है तो अल्फा बोलो कितना आ गया tan इनवर्स 1, कितना आ गया बच्चों tan इनवर्स 1, है ना, और tan इनवर्स 1 का मतलब है बोलो ये कितना आ गया π/4, यानी ये कितना आ गया 45 डिग्री। और ये अल्फा क्या होता है रिजल्टेंट के द्वारा, यहाँ F1 और F2 का जो रिजल्टेंट है वो कौन है F डैश, रिजल्टेंट के द्वारा किसके साथ बनाया गया कोण, तो बच्चों आंसर है F1 के साथ बनाया गया कोण, है ना। तो ये तो है रिजल्टेंट, है ना, ये है F1 का डायरेक्शन और आप कह रहे हो कि एंगल कितना बनेगा 45, एंगल कितना बनेगा 45, यानी ये वाला एंगल बोलो कितना होना चाहिए 45, और ये वाला एंगल यदि 45 होगा तो बच्चों
एफ डैश का डायरेक्शन विकर्ण के अनुदिश होना चाहिए, क्योंकि विकर्ण जो है वो इस हॉरिजॉन्टल से कितना कोण बना रहा है, 45 डिग्री का, है ना। और ये 45 का है तो ये भी कितना है, 45 का। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल शीर्षाभिमुख होने चाहिए। यदि ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 45। इसका मतलब किसके अनुदिश होगा, विकर्ण के अनुदिश। या आप कह सकते हो F1 और F2 90 डिग्री पे हैं। यदि F डैश F1 से 45 डिग्री का एंगल बनाएगा तो डेफिनेटली ये इसके विकर्ण के अनुदिश होगा। तो इस प्रकार से हमें दिशा पता लगता है, ठीक है। जब बोर्ड एग्जाम में आए तो आपको इस प्रकार से डायरेक्शन निकालने की आवश्यकता नहीं। बच्चों दो वेक्टर यदि परपेंडिकुलर होते हैं, दो वेक्टर यदि क्या होते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर, और उनके मैग्नीट्यूड यदि सेम हो, उनके मैग्नीट्यूड यदि सेम हो, यहाँ देखो बच्चों F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम है, और यदि आपको स्क्वायर दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो, स्क्वायर दिया हुआ हो, तो जो रिजल्टेंट होता है वो किसके अनुदिश होता है बच्चों, विकर्ण के अनुदिश होता है। चलो अब देखो बच्चों मैं ऐसा लिख रहा हूँ, अब मैं C पर नेट फोर्स निकाल रहा हूँ। ये बच्चों ये F डैश क्या है, F1 और F2 का परिणामी, और मुझे चाहिए C पर परिणामी बल यानी C पर नेट फोर्स। तो मैं अब लिखने जा रहा हूँ C पर नेट फोर्स, C पर नेट फोर्स, ठीक है, लिख देंगे C पर नेट फोर्स। और C पर जो नेट फोर्स है उसको या तो F नेट बोल दो या FC बोल दो, क्या फ़र्क पड़ता है। ये आपका होगा बच्चों F डैश प्लस F3, सीधा जो, है ना। देखो बच्चों आप लोग जानते हो वेक्टर अलजेब्रा में यदि दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो आपका 0 डिग्री होता है ना, तो रिजल्टेंट होता है बच्चों A प्लस B। याद आ रहा है। चलो एक बात और बता देता हूँ, थीटा 180 डिग्री होता है तब होता है बच्चों A माइनस B। क्या होता है, A माइनस B, ठीक है। और यहाँ आपका थीटा कितना है, 0 डिग्री, है ना। F3 का डायरेक्शन A से C की ओर, जो आपका रेड वाला एरो है। F डैश का डायरेक्शन भी A से C की ओर, जो आपका ब्लैक वाला एरो है। दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है। थीटा 0 है तो R बराबर क्या बनेगा, A प्लस B। A का मतलब बोलो आपका क्या हो गया, F डैश। B का मतलब आपका क्या हो गया, F3, है ना। तो ये C पे आ गया आपका नेट फोर्स। ये वाले वैल्यूज रख देते हैं। तो FC बराबर F डैश, ये रहा आपका F डैश, कितना है, √2, है ना। और गुणा में कितना है बच्चों, K गुणा Q स्क्वायर, और बट्टा में क्या है, A स्क्वायर, प्लस F3। F3 देखो ये रहा, बोलो क्या है, K गुणा Q स्क्वायर, है ना, और बट्टा में क्या है, 2A स्क्वायर। ये चीज़ आ गई। इसको थोड़ा सरल करके लिख लेते हैं बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है, इसको थोड़ा सरल करके लिख लेते हैं। वेक्टर अलजेब्रा आना चाहिए बच्चों। अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत यदि आपको लगाना है तो आपको वेक्टर अलजेब्रा आना चाहिए। आपको 2 या 2 से अधिक वेक्टर को जोड़ना आना चाहिए, ठीक है। यहाँ मैं 3 वेक्टर को जोड़ रहा हूँ। C पर जो चार्ज बैठा है उस पर 3 फोर्स लग रहे हैं, एक तो F1, एक F2 और एक F3, है ना। तो ये 3 वेक्टर आपको जोड़ने आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या आया, यहाँ से देखो बच्चों क्या आया, यहाँ से आपको मिला FC इज इक्वल टू, है ना, FC इज इक्वल टू, यदि आप कॉमन ले लो क्या बच्चों, KQ स्क्वायर, और बट्टे में क्या है, A स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ गया, √2, है ना, प्लस क्या आ गया बोलो, 1/2, ठीक है। या इसको लिखा जा सकता है FC बराबर, है ना, KQ स्क्वायर, और बट्टे में क्या है, A स्क्वायर, है ना। और आप यदि 2 को LCM ले लो, है ना, तो ये क्या आ गया, 2√2 और प्लस 1, ठीक है, +1 क्या है ये आपका, तो ये आपका है बच्चों आंसर। क्या है ये आपका, ये आपका आंसर है भाई। ऐसे नहीं निकालना, सरल बीजगणित योग नहीं करना, है ना। ये KQ स्क्वायर बटा A स्क्वायर है, ये KQ स्क्वायर बटा A स्क्वायर है, ये KQ स्क्वायर बटा 2A स्क्वायर। ऐसा नहीं है कि F1 प्लस F2 प्लस F3 आप डायरेक्ट जोड़ दोगे रिजल्ट आ जाएगा, नहीं। वेक्टर अलजेब्रा से जोड़ना है। सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। किसके बराबर होता है, सदिश योग के, ठीक है बच्चों। ये पहला सवाल था। इसके बाद एक सवाल और देखते हैं, एक सवाल और देखते हैं। ग्रुप ऑफ चार्जेज के कारण, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है भाई,
ग्रुप ऑफ चार्जेज के कारण, है ना। किसी दिए गए चार्ज पर कितना नेट फोर्स लगेगा, तो आंसर है बच्चों ग्रुप ऑफ चार्ज में जितने भी चार्ज हैं सबके कारण दिए गए चार्ज पर अलग अलग फोर्स निकाल लो, है ना। उसके बाद उन सब का क्या कर दो, सदिश योग, है ना। और वो जो सदिश योग है वो क्या बताएगा, नेट फोर्स को, क्या बताएगा, नेट फोर्स को। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये क्या है। आपको बच्चों ऐसा दिया हुआ है, आपको ऐसा दिया हुआ है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे यानी बच्चों प्लस एक्स अक्ष पर, है ना बच्चों चार्ज रखे हुए, कैसे रखे हुए हैं, पहला चार्ज रखा हुआ है 0,0 पर, है ना, 0,0 पर, है ना। कितने माइक्रोकुलाम का है, तो आंसर है 2 माइक्रोकुलाम का। दूसरा रखा हुआ है 2 सेंटीमीटर पर, और 2 सेंटीमीटर का मतलब कितना है, 2,0, ठीक है। यहाँ पर भी कितना रखा हुआ है, 2 माइक्रोकुलाम। अगला रखा हुआ है बच्चों कितने सेंटीमीटर पर, 4 सेंटीमीटर पर, है ना। तो 4 सेंटीमीटर, 0 क्या रखा हुआ है, 2 माइक्रोकुलाम। और अगला रखा हुआ है बच्चों 8 सेंटीमीटर पर, किस पर, 8 सेंटीमीटर पर, यानी 8 सेंटीमीटर, 0, है ना। और यहाँ भी क्या रखा हुआ है, 2 माइक्रोकुलाम। कहने का मतलब 0,2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, है ना। इन वाले पॉइंट्स के ऊपर, है ना, क्या रखे हुए हैं बच्चों, एक समान परिमाण के आवेश, है ना। परिमाण कितना है, 2 माइक्रोकुलाम, कितना है, 2 माइक्रोकुलाम, है ना। आपको ये कहा गया है कि 2 सेंटीमीटर पर जो चार्ज रखा गया है उस पर नेट फोर्स कितना होगा। तो इनको मैं यदि नाम दूं, इसको मैं बोल देता हूं बच्चों ए, है ना। इसको बोलो मैं क्या बोल देता हूं बी, इसको मैं क्या बोल देता हूं सी, इसको मैं क्या बोल देता हूं डी। तो आपको पूछा गया है कि बी पर जो ये 2 माइक्रोकुलाम का चार्ज रखा हुआ है इस पे नेट फोर्स कितना है, इस पर नेट फोर्स कितना है, ये आपका सवाल है। इस पर नेट फोर्स चाहिए, है ना। तो बच्चों देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों, सॉल्यूशन देखते हैं। ये भी शानदार सवाल है, अध्यारोपण के सिद्धांत से होगा, शानदार सवाल है बच्चों। देखो आपको नेट फोर्स किस पे चाहिए, तो आंसर है इस पे चाहिए, इस पे चाहिए आपको, इस पे क्या चाहिए आपको, नेट फोर्स, है ना। इसके अलावा इस निकाय में कितने चार्ज और रह गए, तो आंसर है 3। एक ए पर बैठा है, एक सी पर बैठा है और एक डी पर बैठा है ना। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि मेरे को आप ये बताओ कि इस ग्रुप ऑफ चार्ज में, किसमें बच्चों, ग्रुप ऑफ चार्ज में कितने चार्ज है, तो आप बोलोगे सर 3, एक तो ए और दूसरा सी और तीसरा डी, है ना। तो बच्चों बी पर बताओ कितने फोर्स लगेंगे, तो आंसर है ग्रुप ऑफ चार्ज में जितने चार्ज हैं संख्या में उतने फोर्स लगेंगे, है ना। यानी 3 लगेंगे, एक तो ए लगाएगा, है ना, एक सी लगाएगा, है ना, और एक डी लगाएगा, है ना। तो बच्चों मैं आपसे पूछूं कि सर ये आप मेरे को बताओ कि बी के ऊपर जो है वो नेट फोर्स कितना होगा, तो आप कहोगे तीनों के वेक्टर सम के बराबर, तीनों के वेक्टर सम के बराबर, ठीक है। तो बच्चों मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ, आप लोग देखिए कि बी पर जो नेट फोर्स काम करेगा, बी पर जो नेट फोर्स काम करेगा वो होगा F1, है ना, प्लस F2 प्लस F3, तीनों के सदिश योग के बराबर है। F1 क्या है, F1 क्या है बच्चों, F1 क्या है, तो मैं लिखने जा रहा हूं F1 क्या है, फोर्स ऑन बी, है ना, ड्यू टू ए, है ना। बी पर बल लग रहा है और जो ए लगा रहा है ना। ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि F2 क्या है, तो आप बोलोगे फोर्स ऑन बी, है ना, फोर्स ऑन बी, है ना, ड्यू टू सी, है ना, सी जो बी पर बल लगाता है ना। तो F3 क्या है, तो आप बोलोगे फोर्स ऑन बी
और ड्यू टू डी, जो ये डी लगा रहे हैं। चलो इनके वैल्यूज लिख देते हैं। तो ये आएगा बच्चों एफ बी इज इक्वल टू, सबसे पहले F1 को लिखते हैं। F1 क्या होगा बताओ, F1 क्या होगा, F1 क्या है बताओ, ए के द्वारा बी पर लगाया गया बल, यानी पहला चार्ज ये है यहाँ और दूसरा चार्ज ये है। तो आप लिखोगे बच्चों के Q1 गुणा Q2, है ना। तो ये क्या है 2 माइक्रोकूलम Q, ये भी क्या है फिर Q, ये भी क्या है Q और ये भी क्या है Q। तो Q और Q का गुणा करोगे तो क्या आएगा बच्चों Q स्क्वायर बट्टा बीच की दूरी का वर्ग, A और B के बीच की दूरी का वर्ग, ये 2 सेंटीमीटर है और ये आपका 0 है। तो ये जो बीच का दूरी है ये कितना आना है 2 सेंटीमीटर और आपको इसका क्या कर देना है स्क्वायर, है ना। और यहाँ मैं क्या लिखूँगा बच्चों आई कैप। आई कैप क्यों लिखा, क्योंकि देखो दोनों लाइक चार्जेज हैं, यानी सजातीय आवेश है। ए जो है वो बी को क्या करेगा प्रतिकर्षित, किधर करेगा प्लस एक्स दिशा में, और प्लस एक्स दिशा का जो यूनिट वेक्टर है वो क्या होता है आई कैप, जो F1 की दिशा को बता रहा है। ओके प्लस अब मैं लिखने जा रहा हूँ F2 का वैल्यू। F2 क्या है बच्चों, C के द्वारा, है ना, B पर लगाया गया बल, यानी एक तो चार्ज आपका C है और एक आपका चार्ज B है। तो आप क्या लिखोगे K, है ना, दोनों आवेशों का गुणनफल, C पर Q बैठा है और B पर भी Q बैठा है। तो Q गुणा Q क्या लिखोगे बच्चों Q स्क्वायर, है ना, बट्टा में दूरी का वर्ग। बच्चों यहाँ B का जो x कोऑर्डिनेट है वो है 2 सेंटीमीटर और C का जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना है 4 सेंटीमीटर, है ना। 4 में से आप 2 घटाओगे तो दोनों के बीच का दूरी आ जाएगा। अरे A से C का दूरी कितना है 4 सेंटीमीटर, A से B का दूरी कितना है 2 सेंटीमीटर, तो B से C का दूरी कितना होगा, इस 4 में से आप ये 2 घटा दो, बोलो कितना आएगा 2 सेंटीमीटर, और इसका आप क्या कर दो बच्चों स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बच्चों ये भी दोनों सहजातीय हैं, है ना, ये भी प्लस और ये भी प्लस। तो C जो है वो B को प्रतिकर्षित करेगा, यानी धक्का मारेगा, यानी बल कहाँ लगाएगा, तो आंसर है ये बल लगाएगा माइनस एक्स दिशा में। कहाँ लगाएगा बच्चों, माइनस एक्स दिशा में। C B को इधर फेंकेगा, बल कहाँ लगाएगा माइनस एक्स दिशा में, और माइनस एक्स दिशा में लगाएगा तो बच्चों यहाँ क्या आएगा माइनस आई कैप, क्या आएगा माइनस आई कैप, है ना। अब आपका रह गया बच्चों वेक्टर F3, वेक्टर F3 रह गया। F3 का मतलब क्या है, जो आपका ये D है ना, D ये है ना B पर कितना बल लगाता है, कितना बल लगाता है, कौन बच्चा D, किस पर बच्चा B पर, है ना। तो आप क्या लिखोगे K, है ना। अब D पर कितना बैठा है Q और B पर भी कितना बैठा है Q, है ना। Q को Q से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा Q स्क्वायर, और बट्टे में बीच की दूरी का वर्ग। X कोऑर्डिनेट कितना है 2, यहाँ X कोऑर्डिनेट कितना है 8। तो बच्चों B और D के बीच का जो ये दूरी है ना, B और D के बीच का जो ये दूरी है ना, ये कितना आएगा 8 में से आप 2 को घटा दो, बोलो कितना आएगा 6 सेंटीमीटर, और आपको इसका क्या कर देना है बच्चों स्क्वायर। अब डायरेक्शन की बात करें तो D पर आपका पॉजिटिव बैठा है, B पर भी आपका पॉजिटिव बैठा है, तो प्रतिकर्षण लगेगा, और D जो है वो B पर प्रतिकर्षण का बल कहाँ लगाएगा माइनस एक्स दिशा में, और माइनस एक्स दिशा में लगाएगा तो यहाँ यूनिट वेक्टर क्या आएगा बच्चों माइनस आई कैप, है ना। तो देखो बच्चों आपने एफ बी को लिख दिया, ये बच्चों नेट फोर्स है। अब थोड़ा गौर से देखो आप, अब थोड़ा गौर से देखो बच्चों आप, देखो ये और ये तो आपका कट जाना है ना। ये देखो क्या है माइनस आई कैप, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा चिन्ह माइनस का, और ये तो क्या है बच्चों सेम, तो ये और ये तो कट जाएगा। F1 यानी A जो B पे लगा रहा था, A जो B पे लगा रहा है वो इधर लगा रहा है ना। F2 जो C B पर लगा रहा था, यानी ये इधर लगा रहा है, और ये दोनों फोर्स बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, मैग्नीट्यूड में सेम है तो ये तो खत्म हो गए, तो इन दोनों का सम है वो तो आ गया 0। अब केवल बचा कौन D, है ना। D B पर जो भी बल लगाएगा, जिसको आप क्या लिख रहे हो F3, वही B पर नेट फोर्स होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, चलो देखते हैं, सोल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से ये क्या आया, यहाँ से ये आया बच्चों वेक्टर FB बराबर, है ना। ये आपका माइनस है, यहाँ ले लेता हूँ, फाइनल चिन्ह किसका आना है माइनस का, या नहीं लेना चाहो तो कोई बात नहीं, एक बार K का वैल्यू लिख दो। K का वैल्यू होता है 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू Q स्क्वायर। Q का वैल्यू कितना है बच्चों, Q का वैल्यू कितना है 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम
2 माइक्रो कूलाम, और माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6, है ना। Q बराबर कितना दिया हुआ है 2 माइक्रो कूलाम, और इसका मतलब होता है बच्चों, माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6, और ये क्या बन गया कूलाम। और इसका वर्ग करना है, इसका मतलब इसको 2 बार लिख दो, इसका मतलब इसको 2 बार लिख दो, डिवाइडेड बाय ये क्या है बच्चों, दूरी का वर्ग 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटी का मतलब होता है बच्चों 10 की घात -2। अब ये मीटर में बदल चुका है, और इसका वर्ग करना है, इसका मतलब इसको भी 2 बार लिख दो, यानी एक बार तो ये लिख दिया दूरी 6 गुणा 10 की घात -2, और यूनिट क्या आ गया मीटर, ठीक है। एक बार और लिख दो 6 गुणा 10 की घात -2। अब देखो बच्चों, के का मान आपने MKS में लिखा है, क्यू का मान भी आपने MKS में लिखा है, और यह भी आपने MKS में लिख दिया, तो फोर्स का यूनिट आना है, बोलो किस में आएगा, MKS में। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ -I कैप, और ये वैल्यू बोलो किस में आएगी, न्यूटन में। किस में आएगी, न्यूटन में। चलो इसको सोल्व करते हैं बच्चों, इसको सोल्व करते हैं। 2 से 6 को काटो, बोलो कितना आएगा, 3। 2 को आप 6 से काटो, बोलो कितना आएगा, 3। 3 को 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे 9, और 9 से 9 देखो बच्चों ये कट जाएगा। ओके, अब आप लोग देखो, अब आप लोग देखो क्या आता है। यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, देखो यहाँ लिख देता हूँ बच्चों। देखो ये -6 और ये -6 है ना, तो ये कितनी होगी, बोलो -12। ये -2 और ये -2, बोलो ये कितनी हो गई, -4। ठीक है। अब देखो बच्चों, ये -4 से इस -12 को काटोगे तो ये कितना आएगा, -8। ये -8 है, और ये 10 का घात 9 है, तो फाइनली केवल आपका कितना बचना है, 10 बचना है। तो ये कितना आ जाएगा, 10, और यहाँ क्या आएगा, -I कैप, और ये क्या आएगा, न्यूटन। और आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, चाहो तो आप इसको लिख सकते हो -10I कैप, और ये किस में आएगा बच्चों, न्यूटन में, और ये हो जाएगा आपका आंसर। देखो ये भी अध्यारोपण के सिद्धांत से आया है। किससे आया बच्चों, अध्यारोपण के सिद्धांत से। चलो एक सवाल और करते हैं। आ गया समझ में आपको, अच्छा सवाल था, है ना। सिस्टम में टोटल कितने चार्ज थे, 4, ए पर, बी पर, सी पर, डी पर। आपको बी पर नेट फोर्स पूछा था, तो बी के अलावा कितने बच गए, तो आंसर है 3, एक तो ए और एक सी और एक डी, है ना। तो बी पर कितने फोर्स लगेंगे, 3। ए लगाएगा उसको क्या बोला आपने, F1, है ना। बी लगाएगा उसको आपने क्या बोला, सी लगाएगा उसको क्या बोला, F2, और डी लगाएगा उसको आपने क्या बोला, F3, और तीनों का आपने वेक्टर सम किया, फाइनली देखो ये वाला फोर्स आ गया। ठीक है, इस तरह से इसको निकाल लेते हैं। चलो एक सवाल और देखते हैं बच्चों, एक सवाल और देखते हैं, अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित सवाल, है ना। खूब सारे चार्ज दिए होंगे आपको, ठीक है, किसी एक चार्ज पर, है ना, उस निकाय में शेष जितने भी बच जाते हैं उनके कारण बच्चों फोर्स निकालना। ठीक है, चलो एक सवाल और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, मानक सवाल है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। सवाल क्या है, सवाल ये है बच्चों कि पॉइंट ए पे जो चार्ज रखा हुआ है उसका मान है 9e। ये का मतलब तो जानते हो आप, है ना। चार्ज का क्वांटा है भाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, है ना। ये आपका पॉइंट है कोई बी, है ना बच्चों, और यहाँ जो चार्ज है वो कितना रखा हुआ है, 4e। कितना रखा हुआ है, 4e। एक चार्ज आपका कितना है, 9e, और दूसरा चार्ज आपका कितना है, 4e। ओके, अब देखो बच्चों, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी आपको दी हुई है r। ठीक है, अब ये कहा गया है कि दोनों के बीच एक चार्ज q को कहाँ रखें, दोनों के बीच, है ना, एक चार्ज q को कहाँ रखें कि वो किस में हो, वो किस में हो, साम्य में हो। और साम्य में होने का मतलब है उस पर नेट फोर्स कितना हो, 0, उस पर नेट फोर्स कितना हो, 0। ठीक है, तो इसके लिए मैं मान लेता हूं कि माना चार्ज Q को A से x दूरी पर स्थित बिंदु P पर
P पर रखने पर वो साम्य में रहता है, वो साम्य में रहता है ना। भैया आपको कहा गया है कि 9e और 4e है ना, दो चार्ज r दूरी पर है ना। तो एक चार्ज q को है ना, इनको मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखें कि वो साम्य में हो या उस पर नेट फोर्स जीरो हो। साम्य में होने का मतलब है तो नेट फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो। तो मैंने मान लिया कि ए से कोई दूरी आपकी x है, ए से कोई दूरी आपकी x है और वहाँ आपका है कोई पॉइंट P, वहाँ आपका है कोई पॉइंट P और वहाँ उस Q चार्ज को रख दिया जाता है तो ये साम्य में रहता है। बच्चों ए से ये जो पॉइंट आपको दिया गया है, ये जो पॉइंट आपको दिया गया है, इसका जो दूरी है वो मैंने कितना मान लिया, x। और मैंने कहा कि यहाँ रखने पर ये किस में रहता है, साम्य में। साम्य का मतलब इस पे नेट फोर्स कितना है, जीरो। ठीक है, तो आपको पूछा गया है कि किस दूरी पे रखे, यानी अब आपको किसका मान निकालना है, x का मान। पहले तो एक बात समझो, देखो बच्चों 9e ये रहा, ठीक है, और 4e ये रहा, ठीक है। दोनों को मिलाने वाली रेखा ये है, दोनों को मिलाने वाली रेखा ये है, ठीक है। इनके बीच की दूरी कितनी दी हुई है, r। आपको कहा गया मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखें कि वो साम्य में रहे, यानी उस पर नेट फोर्स जीरो रहे। तो बच्चों मिलाने वाली रेखा ये है ना, इस रेखा पर है ना, a के बाईं ओर नहीं रख सकते, ऐसा कोई बिंदु होगा ही नहीं। जैसे ये वाला कोई यदि बिंदु होता, यहाँ यदि उसको रखते तो नेट फोर्स जीरो आता ही नहीं, है ना। देखो बच्चों ये 9e है और ये q है, मान लो सहजाती हैं तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा, है ना। तो 9e इस पे फोर्स लगाएगा इधर। अब आ गया 4e का नंबर, है ना। तो 4e और ये q भी सहजाती हो गए, तो 4e भी इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो ये भी देखो बल किधर लगाएगा, इधर लगाएगा। तो q पर कितने फोर्स आ गए, दो। एक तो देखो ये वाला और दूसरा ये वाला, ये सेम इन डायरेक्शन है तो रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं आएगा। रिजल्टेंट बोलो कितना आएगा, a प्लस बी। इसका मतलब वो पॉइंट जो है वो a के बाईं ओर नहीं हो सकता है, a के बाईं ओर नहीं हो सकता, क्योंकि a के बाईं ओर नेट फोर्स जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा और कुछ ना कुछ नेट फोर्स आएगा, है ना। वो पॉइंट b के दाईं ओर भी नहीं हो सकता। यदि मैं कहूँ कि यहाँ रख देने पर क्या ये कंडीशन आ सकती है, तो देखो बच्चों 9e इसको रिपेल करेगा इधर, 4e भी इसको रिपेल करेगा इधर, है ना। तो कुछ ना कुछ नेट फोर्स मिलेगा, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो नहीं आएगा, यानी इधर भी नहीं हो सकता। दोनों के बीच में कहीं देखो, जैसे मान लो आपने यहाँ रखा, है ना, तो बच्चों 9e इसको रिपेल करेगा देखो इधर, और 4e इसको रिपेल करेगा इधर। अब देखो ये दोनों फोर्स डायरेक्शन में अपोजिट आ गए, और जब डायरेक्शन में अपोजिट होता है, जब थीटा आपका 180 डिग्री होता है, तो रिजल्टेंट कितना होता है बच्चों, a माइनस बी। अब ये r यानी रिजल्टेंट जीरो कब आ सकता है, जब दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो जाए। यानी 9e इस पर जो फोर्स लगा रहा है उसका मैग्नीट्यूड, और 4e इस पर जो फोर्स लगा रहा है उसका मैग्नीट्यूड यदि सेम हो जाए, यानी a बराबर b हो जाए, तब बोलो a माइनस ए से रिजल्टेंट आपको कितना मिल जाएगा, जीरो। इसका मतलब वो वाला जो पॉइंट है वो a और b को मिलाने वाली रेखा पर तो होगा, लेकिन दोनों के बीच में कहीं होगा, यानी इनके बाईं ओर नहीं होगा, इनके दाईं ओर नहीं होगा, बीच में कहीं होगा, है ना। ये तो है कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैंने यहाँ क्या किया, मैंने मान लिया भाई कि भाई बीच में कहीं होगा, ये तो पता था मेरे को, अब आपको भी लग गया। मैंने मान लिया कि a से x दूरी पर वो बिंदु P है, जहाँ यदि q चार्ज रख देता हूँ तो उस पर नेट फोर्स कितना है, जीरो, और नेट फोर्स जीरो है। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर a और b के द्वारा जो बल लगाए जाते हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो मैं लिखने जा रहा हूं बच्चों, चार्ज Q साम्य में है तो
साम्य में है, तो मैं लिखने जा रहा हूं फोर्स ऑन P ड्यू टू A इज इक्वल टू फोर्स ऑन P ड्यू टू B। ये मैग्नीट्यूड सेम होंगे बच्चों, ठीक है। अब P पर A जो बल लगा रहा है उसको मैं लिखने जा रहा हूं K। पहला P पर बैठा है Q, दूसरा A पर बैठा है, बोलो कितना है 9E। तो क्या लिखोगे Q और गुणा में क्या लिखोगे 9E बट्टा में बीच की दूरी का वर्ग। P और A के बीच का दूरी कितना है x, तो इसका आपको क्या कर देना है वर्ग इज इक्वल टू, है ना। फोर्स ऑन P ड्यू टू B, यानी B है ना P पर जो बल लगाता है, ठीक है, तो K गुणा B पे जो चार्ज बैठा है वो कितना है 4E और P पे जो चार्ज बैठा है वो कितना है Q और बट्टे में आता है बीच की दूरी का वर्ग, यानी B और P के बीच का दूरी। तो बच्चों ये सारा दूरी कितना है, AB कितना है R, AP कितना है x। तो बच्चों ये जो PB है, ये जो PB है ये कितना होगा R माइनस एक्स, कितना होगा R माइनस एक्स। तो B तथा P के बीच का दूरी का वर्ग चाहिए आपको, तो ये बीच का दूरी कितना है R माइनस एक्स और आपको इसका क्या कर देना है वर्ग। ये चीज़ आ गई। यहाँ जो चीज़ कैंसिल होनी है वो कैंसिल कर दो बच्चों। देखो Q से आपका Q कैंसिल हो गया, K से आपका K कैंसिल हो गया, Q से आपका Q कैंसिल हो गया, E से आपका E कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये क्या बचता है 9y(x² बराबर 4y r माइनस एक्स का स्क्वायर। तो दोनों तरफ वर्गमूल लोगे तो जो 9 का वर्गमूल है सरल करना है वो तो कितना आ जाएगा 3 और बट्टे में बोलो क्या आएगा x। भाई इसका वर्गमूल लिया तो इसका भी वर्गमूल लो, भाई दोनों साइड वर्गमूल ले लो बच्चों, कर सकते हो ना। ये इधर भी आप वर्गमूल ले लो और इधर भी आप वर्गमूल ले लो, एक जैसा मैथमेटिकल ऑपरेशन दोनों ओर लगा सकते हो। तो 9 का वर्गमूल आया 3, x² का वर्गमूल आया x, इधर 4 का जो वर्गमूल है वो कितना आएगा 2 और r माइनस एक्स का जो वर्ग है इसका वर्गमूल है वो क्या आएगा r माइनस एक्स, ठीक है। अब बच्चों आप वज्र गुणा कर लो, 3 को r माइनस एक्स से गुणा करोगे तो ये आएगा 3r माइनस 3x, है ना, और x को 2 से गुणा करोगे तो ये कितना आएगा 2x। फाइनली ये क्या आएगा बच्चों 5x बराबर 3r, है ना। तो बोलो x बराबर कितना आ जाएगा 3/5r, है ना, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी मोटा मोटी आ गया 0.6r, कितना आ गया 0.6r। इसका मतलब A से आप इतनी दूरी पे रख दोगे ना तो ये आपका इक्विलिब्रियम में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। इस पे नेट फोर्स कितना होगा 0। 0.5r आता है, इसका मतलब ठीक बीच में। 0.5r नहीं आया, बोलो कितना आया 0.6r, यानी सेंटर से थोड़ा इधर। इसका मतलब वो पॉइंट जो है वो कहाँ होगा, छोटे वाले चार्ज की ओर होगा। इधर जो चार्ज है वो है 9e, इधर जो चार्ज है वो कितना है 4e, है ना। पॉइंट किसके नज़दीक होगा, तो आंसर है छोटे वाले चार्ज की ओर। किसकी ओर होगा, छोटे वाले चार्ज की ओर, यानी यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा। x बराबर कितना आ गया 0.6r। बहुत अच्छा सवाल है। एक सवाल और देखते हैं, एक सवाल और देखते हैं, है ना। कूलाम बल के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत, एक सवाल और देखते हैं बच्चों, है ना। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और फील्ड लाइंस यानी क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। उसके बाद डाइपोल पढ़ना है ना। डाइपोल के 2 आर्टिकल्स हैं, उसके बाद आपका ये चैप्टर पूरा हो जाना है, ठीक है। तो सवाल देखते हैं, सवाल आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन जो है वो आपको क्या दिया है बच्चों, क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है कि
कैपिटल क्यू तथा कैपिटल क्यू दो चार्ज है ना, इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, है ना। बोलो बच्चों कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर। कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर। कहता है इनके बीच में एक बिंदु P है, बीच में बिंदु है P, तो ये दूरी कितनी है r/2 और ये दूरी भी कितनी है r/2। यहाँ जो चार्ज Q रखा गया है, जो चार्ज Q रखा गया है, आप लोगों को चाहिए Q का मान। क्या चाहिए, Q का मान। और आप लोगों को चाहिए Q की प्रकृति। क्या चाहिए, Q की प्रकृति, है ना, जिसके लिए ये निकाय साम्य में हो। दोबारा सुनो बच्चों, दोबारा सुनो क्या चीज़ है। आपको ये दिया गया है कि दो कैपिटल Q चार्ज R दूरी पे रखे हैं, इनके मध्य बिंदु पर, है ना, Q परिमाण का तीसरा आवेश रखा गया है, स्मॉल q परिमाण का तीसरा आवेश रखा गया है इनके मध्य बिंदु पर। तो कहता है इसका परिमाण क्या हो तथा इसकी प्रकृति क्या हो, यानी ये पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए। परिमाण क्या हो तथा प्रकृति क्या हो कि ये सारा निकाय साम्य में रहे, सारा निकाय साम्य में रहे। केवल इसकी बात नहीं है बच्चों, सारा निकाय साम्य में रहे। और सारा निकाय यदि साम्य में है तो इसका मतलब है ए पर भी नेट फोर्स आना चाहिए 0, बी पर भी नेट फोर्स आना चाहिए 0 और पी पर भी नेट फोर्स आना चाहिए 0। बच्चों निकाय साम्य में है, पूरा का पूरा सिस्टम यदि इक्विलिब्रियम में है तो सिस्टम में जितना भी चार्ज बैठा है ना, सिस्टम में बच्चों जितना भी चार्ज बैठा है ना, हर चार्ज के ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, हर चार्ज पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो बच्चों इस प्रकार का जब भी सवाल आता है तो जो साइड वाले चार्ज होते हैं उन पे नेट फोर्स 0 निकाल के आप इस Q का मैग्नीट्यूड और इस Q का नेचर निकाल सकते हो। ठीक है, तो साइड वाले चार्ज में या तो आप A को पकड़ लो या B को पकड़ लो। तो आप क्या लिखोगे, आप क्या लिखोगे, निकाय के साम्य के लिए या निकाय के संतुलन के लिए, निकाय के साम्य अवस्था में होने के लिए, साम्य अवस्था में होने के लिए चार्ज B पर नेट फोर्स शून्य होगा, B पर भी शून्य होगा, A पर भी शून्य होगा और P पर भी शून्य होगा। B पर नेट फोर्स शून्य होगा, ठीक है, शून्य होगा। तो मैं ऐसा लिख रहा हूं, अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से B पर नेट फोर्स F नेट बराबर किस पर बच्चों, B पर। किस पर, B पर। क्या आएगा बोलो, फोर्स ऑन B ड्यू टू A प्लस फोर्स ऑन B ड्यू टू P, है ना। देखो बच्चों B पर जो चार्ज बैठा है वो आपका है Q, B पर जो चार्ज है वो आपका बोलो क्या बैठा है, Q, है ना। इसके अलावा इस निकाय में दो चार्ज और रह गए, एक बैठा है A पर और दूसरा बैठा है P पर, है ना। तो B पर नेट फोर्स कितना लगेगा, तो आंसर है एक तो लगाएगा A और एक लगाएगा P। तो इस पे कितने फोर्स लगने चाहिए, 2। जो A लगा रहा है उसको मैंने लिख दिया FBA से और जो P लगा रहा है उसको मैंने लिख दिया FBP से। फोर्स ऑन B ड्यू टू A, फोर्स ऑन B ड्यू टू P, और ये जो सदिश योग है वो B पर नेट फोर्स के क्या होगा, बराबर। ठीक है, अब बच्चों देखो, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं 0 इज इक्वल टू FBA प्लस FBP। क्यों भाई, B के साम्य के लिए बच्चों F नेट जो है वो 0 होना चाहिए। B के साम्य के लिए F नेट क्या होना चाहिए, 0। बच्चों बहुत बार इस प्रकार का सवाल
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। यदि आपको कोई कहे ना कि निकाय के संतुलन के लिए, तो निकाय के संतुलन के लिए या निकाय के साम्य के लिए बच्चों, निकाय में जितने भी चार्ज बैठे हैं किसी भी चार्ज को आप पकड़ लो, उस पर नेट फोर्स कितना होता है, 0। आपने साइड वाले चार्ज को पकड़ना है तो मैंने बी को पकड़ लिया, आप ए को पकड़ सकते थे, तो बी पे नेट 0 होगा। तो बी पे तो 2 फोर्स लगेंगे, एक तो ए लगाएगा और एक पी लगाएगा, तो इन दोनों का जो वेक्टर सम है वो क्या होना चाहिए, 0। ओके, तो यहाँ से क्या आया बच्चों, यहाँ से आया एफ बी ए जो है वो माइनस एफ बी पी होगा, और बिल्कुल होना चाहिए। बी पर 2 फोर्स लगने चाहिए, है ना, दोनों डायरेक्शन में अपोजिट होने चाहिए। यदि ए इस पे फोर्स इधर लगा रहा है ना, तो पी इस पे फोर्स इधर लगाना चाहिए, तभी 0 हो सकता है। यदि दोनों ही सेम डायरेक्शन में लगाएंगे तो 0 नहीं होगा, है ना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगाने चाहिए और मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, तभी 0 होना चाहिए, और वो वाली चीज़ आ रही है। चलो अब इसको सरल करते हैं, है ना। तो बच्चों ये है ए के द्वारा बी पर लगाया गया बल, तो ये आपका ए है और ये आपका बी है। ए बी पर कितना बल लगाएगा, तो आपका जो कूलॉम का नियम है उससे देखो, के दोनों आवेशों का गुणनफल। बोलो बच्चों, बी पर कितना बैठा है, क्यू, ए पर भी कितना बैठा है, क्यू, क्यू को क्यू से मल्टीप्लाई करोगे, क्या लिखोगे, क्यू स्क्वायर। बीच की दूरी का वर्ग, ए और बी के बीच का जो दूरी है वो बच्चों कितना है, आर, तो आप क्या लिखोगे, आर स्क्वायर। ओके, माइनस का चिन्ह। बी पर पी के द्वारा लगाया गया बल, ये आपका बी है और ये आपका पी है। बी पर पी के द्वारा लगाया गया बल, तो बच्चों बी पर तो बेटा है क्यू और पी पर बेटा है छोटा क्यू, है ना, तो के गुणा दोनों चार्ज का गुणनफल, यानी कैपिटल क्यू और गुणा में क्या आएगा, छोटा क्यू, तो ये आया कैपिटल क्यू और ये आया छोटा क्यू। बीच की दूरी का वर्ग सेंटर में रखा हुआ है, ए और पी के बीच का दूरी r/2, पी और बी के बीच का दूरी भी r/2। आपको चाहिए पी और बी के बीच का दूरी, बोलो कितना है, r/2। इसका वर्ग करना है तो ये क्या आएगा बच्चों, r²/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा बच्चों। r/2 का वर्ग करना है भाई, बीच की दूरी कितनी है, r/2, इसका वर्ग करोगे तो बोलो, इसका वर्ग करोगे कितना आएगा, r/4, है ना, तो ये आएगा 4k/r²। प्यारे बच्चों देखो, के से के को काट दो, है ना, एक बड़ा क्यू इस बड़े क्यू से कट जाएगा, r² से कट जाएगा, तो देखो क्या आएगा, ये जो आपका क्यू है, आपसे पूछा है छोटा क्यू है वो कितना आएगा, ये कितना आएगा, देखो यहाँ क्या बचा, बोलो कैपिटल क्यू, ये वाला माइनस का चिन्ह इधर आ जाएगा, और बट्टे में बोलो बच्चों क्या आ जाएगा, 4। तो बोलो बच्चों छोटे क्यू का मान क्या होना चाहिए, -q/4। इसका मतलब यदि मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो मैग्नीट्यूड तो होगा q/4, और यदि नेचर की बात की जाए तो चार्ज का नेचर बोलो क्या होगा, नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, यदि बच्चों ए पर आपका 100 माइक्रोकूलम का चार्ज है और बी पर भी आपका 100 माइक्रोकूलम का चार्ज है, तो बीच वाले बिंदु पे जो आपको चार्ज बिठाना पड़ेगा ना, वो देखो बच्चों q/4 है, कितना है, q/4 है, तो 100 में 4 का भाग लगाओगे तो यहाँ कितना बिठाना पड़ेगा, 25 माइक्रोकूलम, और 25 माइक्रोकूलम पॉजिटिव का नहीं, बोलो क्या बिठाना पड़ेगा, नेगेटिव का, तभी ये पूरा सिस्टम समय में आएगा। बताओ आपको समझ में आया कि नहीं है, दोबारा समझा देता हूँ बच्चों, यदि नेगेटिव न रखोगे तो पूरा सिस्टम समय में नहीं आ सकता, पूरा सिस्टम समय में नहीं आ सकता। जरा आप गौर से देखो, यहाँ क्यू बैठा है, यहाँ क्यू बैठा है, ठीक है बच्चों, कितनी दूरी है, r, बीच वाला पॉइंट है आपका p, है ना, ये दूरी कितनी है, r/2, ये दूरी कितनी है, r/2। यहाँ यदि 100 माइक्रोकूलम बैठा है, यहाँ यदि 100 माइक्रोकूलम बैठा है, और यदि यहाँ प्लस का 25 माइक्रोकूलम बिठा दोगे तो क्या होगा, देखो बच्चों, ये तो चलो इक्विलिब्रियम में है, ये वाला क्यू इसको धक्का इधर मारेगा, ये वाला क्यू इसको धक्का इधर मारेगा, दूरी समान है, गुणनफल समान है, तो इस पे तो नेट 0 आ जाएगा, लेकिन इस पे 0 नहीं आ सकता, क्योंकि ये प्लस है, ये इधर धक्का मारेगा, और ये भी प्लस है, ये भी इधर धक्का मारेगा, इस पे नेट फोर्स मिलेगा ही मिलेगा। इसी प्रकार इस पर भी ये इसको धक्का इधर मारेगा, और ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये इसको इधर धक्का मारेगा, इस पे भी नेट फोर्स आएगा ही आएगा, इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। लेकिन यदि नेगेटिव होता तब क्या होता, देखो नेगेटिव होता तब क्या होता, इस बात को समझते हैं, नेगेटिव होता तब क्या होता, इस बात को समझते हैं बच्चों। देखो ए पर कितना बैठा है, 100 माइक्रोकूलम, बी पर भी कितना बैठा है, 100 माइक्रोकूलम,
सेंटर पे आपने कितना बिठा दिया, -25 माइक्रोकुलाम। सेंटर को क्या बोल दिया, P। अब देखो बच्चों, ये 100 माइक्रोकुलाम इस नेगेटिव को अपनी ओर खींचेगा, इधर बल लगाएगा। ये 100 माइक्रोकुलाम इस -25 को, देखो ये विपरीत प्रकृति के हैं, ये अपनी ओर खींचेगा, देखो इधर सेम इन मैग्नीट्यूड एंड सेम इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, तो ये जुड़ के क्या हो गया, 0, यानी ये तो समय में आ गया। अब इसकी बात कर लेते हैं बच्चों। इस 100 को ये वाला 100 इधर धक्का मारेगा, इस 100 को ये वाला -25 अपोजिट हो गया, इधर खींचेगा। तो B पर भी 2 बल लग रहे हैं, एक 100 लगा रहा है, एक -25 लगा रहा है, लेकिन एक इधर है एक इधर है, ये भी नेट क्या हो जाएगा, 0। इस पे देखो ये 100, ये पॉजिटिव इधर धक्का मारेगा, ये -25, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव इधर खींचेगा। इस पर भी अपोजिट डायरेक्शन वाले फोर्स आ गए, नेट बोलो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बच्चों मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, तो आंसर है A पर या B पर जो चार्ज बैठा है उसका चौथाई होना चाहिए, जो बीच में बिठाया है, और उसका नेचर क्या होना चाहिए, तो आंसर है बच्चों क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो प्यारे बच्चों यहाँ एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, यदि आपको दिया गया है कि निकाय जो है वो संतुलन में रहे, तो बच्चों इसका मतलब क्या होता है, तो इसका आंसर है, इसका मतलब ये होता है कि निकाय में, है ना, जितने भी चार्ज बैठे हुए हैं, कहीं पर भी बैठे हुए हैं, है ना, हर एक चार्ज पे नेट फोर्स 0 आ जाना है ना। और आपको यदि इस तरह का कोई सवाल दिया जाए कि इसको यहाँ बिठाएं तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका नेचर क्या होगा, कि वो सारा का सारा जो सिस्टम है वो किस में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, तो बच्चों इसके लिए आप क्या काम करो कि जो साइड वाले जो चार्ज हो ना, साइड वाले चार्ज हो, जो आउटर वाले चार्ज हो, उन पे किसी एक पे नेट फोर्स 0 निकाल लो। बीच वाले पे निकालोगे तो बच्चों रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा रिजल्ट, क्योंकि बीच में चाहे पॉजिटिव बिठा दो चाहे नेगेटिव बिठा दो, उस पे तो 0 आता ही आता है, उस पे तो 0 आता ही आता है ना। इसलिए कौन से चार्ज लेते हैं बच्चों, साइड वाले चार्ज लेते हैं। बताओ आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये क्या था बच्चों, कूलाम के नियम के लिए या कूलाम बल के लिए अध्यारोपण का जो सिद्धांत था उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स। फिर मैं आपको बता देता हूं बच्चों, आप लोगों को यदि ये पूछा जाए कि भाई एक चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये है, ये दूरी है, इस पे कितना फोर्स लगेगा, तो आप कूलाम के नियम से निकाल लेते हो, है ना, कि Q1 गुणा Q2 बटा दूरी का वर्ग यानी r²। लेकिन एक चार्ज नहीं, आपको ये यहाँ और दे दिया जाए Q3, ये आपको यहाँ और दिया जाए Q4, इसकी भी दूरी दे दी जाए, इसकी भी दूरी दे दी जाए। अब आपसे पूछे इस पर कितना बल लगेगा, तो बच्चों ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा। तो ग्रुप ऑफ चार्ज में कितने चार्ज हैं, 3। तो अब इस चार्ज पर कितने फोर्स लगेंगे, 3। एक ये लगाएगा, एक ये लगाएगा, एक ये लगाएगा, है ना। अब नेट फोर्स कितना होगा, तो सीधा जोड़ नहीं होगा, नेट फोर्स होगा बेटा सदिश योग। कौन सा योग, सदिश योग। और यही आपका क्या होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत, ग्रुप ऑफ चार्ज के कारण, है ना। किसी दिए गए चार्ज पे नेट फोर्स चाहिए, है ना, तो ग्रुप ऑफ चार्ज में जितने भी चार्ज है ना, सबके कारण, है ना, उस चार्ज पर अलग अलग फोर्स निकाल लो, आपके पास अलग अलग फोर्स आ जाएंगे। अब आपको चाहिए नेट फोर्स, तो उन सबका आप वेक्टर सम कर दो बच्चों, सदिश योग कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, नेट फोर्स। ठीक है। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। तो आज का जो हमारा क्लास है उसको हम यहाँ पूरा करते हैं। ठीक है। और ये जो टॉपिक है वो हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।